Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। और गाइस हमने कंपनी लॉ की आज हमारी क्लास है। कंपनी लॉ के अंदर हमने इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था। पार्ट बी इसके अंदर हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस कितनी तरह का होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या आता है पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल। अगर मैं बात करूं पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसका मीनिंग होता है मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी थी, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर कोई शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर कंपनी के, ठीक है ना। जब कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आई, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा हम भी अपने शेयर क्या कर देंगे, पब्लिक को सेल कर देंगे, इशू कर देंगे। तो जिस प्रोस्पेक्टस के द्वारा ये ऑफर लेके आते हैं उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सिंपल लैंग्वेज, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टर का मीनिंग होता है कि जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर पब्लिक में सेल करना चाहें तो उस ऑफर को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल कहा जाता है, ठीक है ना, ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो पढ़ते हैं इसमें। डीम्ड प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल इंक्लूड्स सिक्योरिटी टू द public by existing shareholder through issue of prospectus under section 25 of the act where a company allot, जहां पर अगर मैं बात करूं सेक्शन 25 की, अगर मैं बात करूं सेक्शन 25 की, सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट, जहां पर एक कंपनी वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट security of a company with a view to all or any of those security being offered for sale to the public. Any document by which offer for sale to public is made shall for the purpose be deemed to be prospectus issued by the company। मतलब ये कहना चाह रहा है कि
जब कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है या एग्री टू अलॉट करती है सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी with a view to all or any of those security being offered for sale, और जिस जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा वो ऑफर दिया जाता है उसको बोला जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। द डॉक्यूमेंट ऑफर फॉर सेल इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी थ्रू इंटरमीडियरी। Such an offer issue house or a merchant banker, a company may allot or agree to allot share or debenture to issue house without there being any intention on the part of the company to make shares or debenture available directly to the public through issue of prospectus. The issue house in turn make an offer for sale to the public. अब क्या होता है ऑफर फॉर सेल और डी प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको बताया कि जब कंपनी क्या करती है, कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है, जब कंपनी कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है पब्लिक में या इनविटेशन देती है पब्लिक को फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सेल को, और मतलब ये कहना चाह रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को, सिक्योरिटी को सेल करने के लिए पब्लिक में ऑफर लेके आती है, ठीक है ना। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू वो ऑफर दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उसको क्या बोला जाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ये एक इनविटेशन होता है पब्लिक को, या तो कंपनी डायरेक्टली दे सकती है या किसी इंटरमीडियरी के थ्रू भी दे सकती है। इंटरमीडियरी कौन होता है, कोई इशू हाउस हो सकता है, कोई मर्चेंट बैंक हो सकता है। कंपनी या तो डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर दे सकती है या किसी इशू हाउस के थ्रू दे सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर इशू हाउस को बेच सकता है, उसके बाद क्या होगा, इशू हाउस पब्लिक को ऑफर देगा। तो इस तरह से जो इस तरह के ऑफर आते हैं उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाता है या ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैटर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से मैटर आएंगे, क्लियर है। पहला, setting out the report on the financial information. According to section 26 subsection 1, every prospectus shall state such information and set out such report on the financial information as may be specified by the Security Exchange Board in consultation with the central government. ये कहना चाह रहा है कि हर एक कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आ रही है, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। किस लिए, कैसे, कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, जिसको सेबी ने क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि आप कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोगे। प्रोवाइडेड दैट until the Security Exchange Board specify the information report on financial information under the subsection, the regulation made by the Security and Exchange Board under the Security Exchange Board of India Act 1992 in respect of such financial information or reports on the financial information shall apply. ये कहना चाह रहा है कि जब तक सेबी कुछ स्पेसिफाई ना कर दे, जब तक सेबी कुछ स्पेसिफाई ना कर दे, तो आप कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोगे, जो बताई गई है, कहाँ बताई गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर बता रखा है। क्लियर है। तो पहले तो आएगा आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरा क्या है, डिक्लेरेशन
about the compliance of the Companies Act. The declaration about the compliance of the provision of the Companies Act and the statement to effect that nothing in the prospectus is contrary to the provision of the Companies Act. The Security Contract Regulation Act, the Security Exchange of Board of India Act. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी आप चीज डालोगे, एक डिक्लेरेशन दोगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, ये बता के चलोगे जितना भी जो कुछ भी आपने मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो कंपनीज एक्ट के, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के और सेबी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजंस है उनको फॉलो करके किया है। क्लियर है? शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट बाकी शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक प्राइमा फेसी क्या है? एविडेंस है। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है? मान लो शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जब आपने सिक्योरिटीज फिजिकल मोड में एक्वायर कर रखी हो, आपके पास फिजिकल शेयर्स हो, तो उस केस में आपको क्या इशू किया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि भाई, और जिस भी पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, जिस भी पर्सन का नाम शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होता है, उसी पर्सन को उस शेयर सर्टिफिकेट, उस शेयर्स का क्या माना जाता है? ओनर माना जाता है। द शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू द शेयर्स according to the section 45 of the Companies Act 2013. Each share of the share capital of the company shall be distinguished with a different number for the individual identification. ये कहना चाहता है शेयर सर्टिफिकेट्स के अंदर, शेयर सर्टिफिकेट के अंदर हर एक, ये कहना चाह रहा है ईच शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल, कि भाई हर एक शेयर सर्टिफिकेट के अंदर हर एक शेयर को क्या किया जाता है? एक अलग नंबर से डिस्टिंग्विश किया जाता है, ताकि क्या रहे? आइडेंटिफिकेशन रहे। मान लो कंपनी के अंदर 5000 शेयर्स है, कंपनी पे 5000 शेयर्स, 2500 शेयर्स मीरा के पास है, 2500 शेयर्स सुरेक्षा के पास है। अब शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कैसे लिखेंगे? मान लो 1 से लेके 2500 तक के शेयर्स किसके पास है? मीरा के पास है। तो ये लिखा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कि 1 से लेके 2500 तक के शेयर्स मीरा के पास है और 2500 1 से लेके 5000 शेयर्स सुरेक्षा के पास है। इसको डिस्टिंग्विश किया जाएगा ताकि पता चले कि कहां से लेके कहां तक के शेयर्स जो है किसके पास है। क्लियर है? शेयर सर्टिफिकेट में ये लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बट ये वाले शेयर सर्टिफिकेट जो है ये कहाँ कब अप्लाई होता है? जब आपने शेयर्स फिजिकल मोड में अक्वायर कर रखे हो। शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत कब नहीं होती? शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत तब नहीं होती जब आपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में होल्ड कर रखे हैं। डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर आपके डिजिटल फॉर्म में शेयर्स हैं, अगर आपकी होल्डिंग जो है डीमैट फॉर्म में है, आपका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर किसके रिकॉर्ड में? डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में मेंशन है, तब आपको ये जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात है इसको करने की जरूरत नहीं होती। शेयर सर्टिफिकेट फिर वहां पे जरूरत नहीं होती। क्लियर है? हु कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट, ये लिखा था हु कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट। हु कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है? इन टर्म ऑफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, a share certificate issued under the common seal if any of the company and signed by two director or director and a company secretary wherever company has appointed company secretary is a prima facie evidence of the title of the person.
जो शेयर सर्टिफिकेट है that shall be issued under the common seal of the company. The share certificate, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए कहाँ पे? जो शेयर सर्टिफिकेट है इशू होना चाहिए अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जो शेयर सर्टिफिकेट है इशू होना चाहिए अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। और उसको साइन कौन करेगा शेयर सर्टिफिकेट को? शेयर सर्टिफिकेट shall be signed by the director of the company, shall be signed by या तो दो डायरेक्टर और या फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी के अंदर क्या है कंपनी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर है? तो शेयर सर्टिफिकेट कॉमन सील के अंडर, कंपनी की सील जो कॉमन सील होती है उसके अंडर क्या होगा? इशू होगा। साइन कौन करेंगे? दो डायरेक्टर। अगर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइम फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कितने दिनों के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, यहाँ पे बात करते हैं। टाइम फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, विदिन हाउ मेनी डे द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड। क्लियर? पहला, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो जिनका नाम मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लोज में होता है, जिनका नाम मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लोज में होता है, जो सब्सक्राइबर शीट पे क्या करते हैं? साइन करते हैं। तो उनको, अगर वो जो साइन करते हैं सब्सक्राइबर शीट को, तो उनको कितने दिनों के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके 2 महीनों के अंदर अंदर उनको क्या किया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। समझ आ गई? एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर्स, कंपनी कोई ऑफर लेके आई है ना, कंपनी ने अब ऑफर लेके आई, तो ऑफर के बाद क्या हुआ? लोगों ने शेयर परचेज करे, तो जिन्होंने शेयर परचेज करे हैं, जिनको अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों के अंदर मिलेगा? तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी के केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जब कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर डीड आई या रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसमिशन आई, जब कंपनी के पास जब कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर डीड आती है, जब कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर डीड आती है या फिर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसमिशन आती है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसमिशन आती है, तो उसके उसके 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जब कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, ऊपर तो बात कर रहा था शेयर्स की, नीचे बात कर रहा है डिबेंचर की। अगर कंपनी डिबेंचर अलॉट करती है तो 6 महीने के अंदर अंदर
क्या करेगी, अलॉटमेंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करके आपको चलेगी। आगे बढ़ते हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। इन केस आपका शेयर सर्टिफिकेट, आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया जाता है वो बात कर लेते हैं। किन सिचुएशनों में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। मान लो आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट क्या हुआ, आपसे गुम हो गया, आपसे फट गया, आपसे खराब हो गया, आपसे जल गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, कंपनी के पास रिक्वेस्ट करोगे फॉर द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स मे बी इशू, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है अगर if such share certificate is proved to have been lost, अगर if original, सच का मतलब यह है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो है is proved to be have been lost, destroyed या defaced, mutilated, torn and surrendered to the company। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है अगर खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तब आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। या फिर आपका जो डुप्लीकेट शेयर तब इशू किया जा सकता है जब आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, डिफेस हो गया है, म्यूटिलेटेड हो गया है, टोन हो गया है, तो आप जो भी वो शेयर सर्टिफिकेट था उसको आप सरेंडर करोगे कंपनी को और उसके बदले में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी से लेके आप चलोगे। क्लियर है। एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, a splitting of certificate means a certificate claimed by the shareholder for a portion of his holding। A split certificate means a certificate claimed by the shareholder for the portion of his holding। The advantage of split certificate are that the shareholder may benefit in case of transfer by way of sale or mortgage in small loan and right to multiply the सर्टिफिकेट इनटू हैज शेयर्स हेल्ड बाय द शेयरहोल्डर। मान लो आपके पास 1000 शेयर्स का, आपके पास 1000 शेयर्स का एक क्या था, शेयर सर्टिफिकेट था। आप चाहते हो कि मैं इसको 4 शेयर सर्टिफिकेट, जैसे हम पैसे खुले करवाते हैं ना, पैसे छुट्टे करवाते हैं, तो ऐसे ही शेयर सर्टिफिकेट को छुट्टे करवाना उसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो स्प्लिटिंग अगर हमें करनी है, हमें अगर मान लो 4 शेयर सर्टिफिकेट में इसको स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 250 शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट, 250 शेयर्स का दूसरा शेयर सर्टिफिकेट, 250 शेयर्स का तीसरा शेयर सर्टिफिकेट एंड 250 शेयर्स का चौथा शेयर सर्टिफिकेट। ये कहना चाह रहा है कि जब शेयर सर्टिफिकेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है लोड्स के अंदर, एक लोड्स के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अ स्प्लिट सर्टिफिकेट मींस अ सर्टिफिकेट, अ स्प्लिट सर्टिफिकेट मींस अ सेपरेट सर्टिफिकेट। इसने बोला कि भाई मेरे 1000 शेयर्स का एक ही सर्टिफिकेट है बट मुझे 4 सर्टिफिकेट चाहिए। आप ऐसा करो, मेरे 1000 वाले शेयर सर्टिफिकेट के बदले में मुझे 4 शेयर सर्टिफिकेट दे दो 250 शेयर्स के। तो भाई
उसके लिए वो क्या करेगा, अपने शेयर सर्टिफिकेट को स्प्लिटिंग करवा देगा, और उसको कहते हैं स्प्लिटिंग करवाना। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स में और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट में एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट के अंदर रूल 5 जो है वो बात करता है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट की। रूल 5 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। अगर मैं बात करूं ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट की, तो कंपनीज एक्ट के अंदर रूल 5 जो है गवर्न करता है किसको? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट को। अगर मैं बात करूं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की, तो रूल 6 जो है ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 वो बात करता है किसकी? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की। इशू कब किया जाता है? इशू इसको किया जाता है ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसको इशू कब किया जाता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के केस में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के केस में। और इसको किया, डुप्लीकेट को कब किया जाता है? इसको रिन्यूअल बोलते हैं। ओरिजिनल के बदले में इसको इशू किया जाता है। आपको अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले आपको अपना पुराना शेयर सर्टिफिकेट को क्या करना पड़ेगा? कंपनी के पास सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बदले में आपको बाद में क्या मिलेगा? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलकर यहाँ पर चलेगा। फीस, कंपनी इसके लिए ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट को इशू करते टाइम कंपनी आपसे किसी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करती। बट मैं अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात करूं, अगर किसी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो पर शेयर सर्टिफिकेट जो वैल्यू होती है वो 50 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपको 10 शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 50, तो 500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पर शेयर सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है वो 50 रुपए होती है। 50 रुपए देके आप क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले सकते हो। टाइमलाइन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। सब्सक्राइबर, जो हमने पूछा कि कब कब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, सब्सक्राइबर्स के केस में 2 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अलॉटमेंट के केस में 2 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में 1 मंथ। क्लियर है? अगर मैं बात करूं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स की, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिस्टेड कंपनी के केस में 45 डेज के अंदर अंदर, और बात करूं अनलिस्टेड कंपनी के केस में 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आप डॉक्यूमेंट मतलब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में आपको 45 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। रिकॉर्ड मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होते हैं? एमबीपी 2 के अंदर। कहाँ इशू होते हैं? फॉर्म एमबीपी 2 के अंदर। और रजिस्टर फॉर रिन्यूअल एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो को कहाँ पे होता है? फॉर्म SH2। कौन सा होता है? फॉर्म SH2। जो रजिस्टर होता है रिन्यूअल एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का, वो कौन सा होता है? फॉर्म SH2 होता है। और जो मेंबर्स के रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड होता है वो MBP2 में होता है। पेनल्टी, पेनल्टी की बात करते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं यहाँ पे। पेनल्टी, वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लायंस विद द अबव प्रोविजन। प्रोविजन कौन से? रूल 6 के और सेक्शन 56 के। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर भी आप रूल 6 के प्रोविजंस को ब्रीच करते हो तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। 50,000 रुपए की क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। किस पे? ऑफिसर ऑफ द कंपनी पे। ऑफिसर ऑफ द कंपनी पे 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। अगर मैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की बात करूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, according to section 46, if a company with an intention to fraud issue duplicate certificate of share, the company shall be punishable with a fine which not be less than 5 times of the face value of the shares involved in the issue of duplicate certificate, but
which may extend to the 10 time of the face value of the shares or 10 crore rupees, whichever is higher. And every officer of the company who is in default shall be liable to action under section 447 fraud का केस. मतलब यार डुप्लीकेट कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, वो क्या करती है, अगर वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू करती है विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड करने के पर्पज से, विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी लाइबल होगी. मान लो जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की फेस वैल्यू थी वो होगा मान लो 10,000 रुपए का, तो आप पे 5 टाइम मिनिमम पेनल्टी लगेगी, मतलब 50,000 आपको देने पड़ेंगे, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टाइम भी हो सकता है, 1 लाख तक भी आपका हो सकता है 10 टाइम की अगर मैं बात करूँ हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली. और जो भी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हैं, जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, उनके ऊपर फ्रॉड का केस लगेगा सेक्शन 447 के अंदर. कौन सा केस लगेगा, फ्रॉड का केस लगेगा सेक्शन 447 के अंदर. समझ आ गई. अब बात करते हैं लीगल इफेक्ट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट. जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उनका क्या लीगल इफेक्ट है, we have already stated that share certificate is a prima facie evidence. शेयर सर्टिफिकेट जो होता है एक एविडेंस है, इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस. ये किस चीज का एविडेंस है कि भाई जिस भी पर्सन का नाम शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है, हम ये मान के चलेंगे ये वो एविडेंस होगा कि भाई वो पर्सन जो है इस शेयर का क्या है, मालिक है. क्लियर है. जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है. जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है. हम ये मान के चलते हैं कि जिस भी पर्सन के पास वो शेयर सर्टिफिकेट होगा, जिस भी पर्सन का नाम वो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होगा, वो उसका क्या होगा, मालिक होगा. It means that the share certificate is a statement by the company that the moment when it was issued, the person name in it was a legal owner of the share specified in the it, and those shares were paid up to the extent stated. It does not constitute title, but it is merely evidence of title. It is, however, a statement of considerable importance, for it is made with the knowledge that other person may act upon. It is in the belief that it is true and the fact bring into operation the doctrine of estoppel. As a result, the share certificate once issued by the company bind of by two way. ये कहना चाह रहा है कि भाई ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट पर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के अंदर एक स्टेटमेंट होती है. इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द कंपनी. स्टेटमेंट क्या होती है कि भाई जिस भी पर्सन का नाम इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होता है और जितना भी अमाउंट इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है, हम मान के ये चलते हैं कि उस पर्सन ने इन शेयर सर्टिफिकेट पे ये अमाउंट पेड किया है और वो पर्सन इस शेयर्स का क्या है, मालिक है. क्लियर है. इस शेयर्स का क्या है, मालिक है, ताकि दूसरे लोग क्या कर सके, इस चीज पे बिलीव कर सके. तो ये एक स्टेटमेंट होती है शेयर सर्टिफिकेट के अंदर दूसरों को बताने के लिए कि भाई हाँ, द पर्सन हुज नेम मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट and the amount mentioned in the share certificate is a legal and the person is a legal owner of the shares. ठीक है ना. उसके बाद होता है estoppel has to title. क्या होता है estoppel has to title? क्या होता है estoppel has to title? क्या होता है, बात करते हैं. estoppel has to title क्या होता है, बात करते हैं. A share certificate once issued bind the company in two ways. In the first place, it is a declaration by the company to the entire world that the person is whose name is in the certificate is made out
and to whom it is given is a shareholder of the company. In other words, company is a estoppel from denying it is title of shares. estoppel क्या होता है of title? It means ये क्या क्या चल रहा है कि इसमें कंपनी जो है डेक्लरेशन देती है, कंपनी जो है शेयर सर्टिफिकेट बाइंड करता है कंपनी को दो तरह से। पहला क्या है, इसमें क्या करता है कि भाई कंपनी जो है डेक्लरेशन देती है पूरे वर्ल्ड को, बताती है कि जिस भी पर्सन का नाम इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर है, इट इज अ declaration by the company to the entire world that the person in the whose name the share certificate is made and the to whom it is given it is a shareholder of the company। ये क्या क्या चलता है कि जिस भी पर्सन का नाम शेयर सर्टिफिकेट के अंदर है ना, और जिसको ये इशू किया गया है वो इसका क्या है, शेयर होल्डर है, वो इसका मालिक है। पहला तो एस्टोपलोस टाइटल का मीनिंग क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन टू द वर्ल्ड हुज नेम इज एंटर इन द शेयर सर्टिफिकेट, कि भाई ये डिक्लेयर करता है, लोगों को बताता है कि जिस भी पर्सन का नाम इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर है वो इस शेयर्स का क्या है, मालिक है, उस शेयर्स का क्या है, मालिक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Estoppel has to payment. Estoppel has to payment. If the certificate state on the each of the share full amount has been paid. भाई भाई सर्टिफिकेट में अगर ये लिखा गया है कि भाई शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट हैज बीन पेड किया गया है, द कंपनी इज स्टॉप हैज अगेंस्ट अ बोनाफाइड परचेजर ऑफ द शेयर्स फ्रॉम एलिजिंग दैट दे आर नॉट फुली पेड अप। If a person know that the statement in the certificate is not true, it cannot claim estoppel against the company। ये कहना चाह रहा है, estoppel has to payment। estoppel has to payment के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, estoppel has to payment के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट में अगर मेंशन कर दिया कि शेयर जो है फुली पेड अप है, इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर ने सारे का सारा पैसा जो है पे कर दिया है। कंपनी बाद में उसको ये नहीं कह सकती कि आप पैसा पे करो, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में आपने डिक्लेयर कर दिया है कि द फुल अमाउंट हैज बीन पेड ऑन द शेयर्स। मान लो मीरा ने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए, 50 रुपए का शेयर था, मीरा ने 50 रुपए पे कर दिए और रिलायंस ने मीरा को शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और उसमें लिख दिया फुली पेड अप। तो इस केस में क्या होगा, इट मींस कि रिलायंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मीरा ने सारे का सारा पैसा जो है वो पे कर दिया है। तो बाद में रिलायंस ये नहीं कह सकती मीरा को कि आपका ये अमाउंट पेंडिंग है, आप ये पे करके चलो, नहीं। तो ये डिक्लेरेशन होती है। स्टॉपल हैज टू पेमेंट का मतलब होता है कि एक बार आपने मेंशन कर दिया पेमेंट का, तो फिर आप ये डिक्लेयर करता है पूरे वर्ल्ड को कि भाई आपने पैसा पे कर दिया है। और स्टॉपल हैज टू टाइटल का मीनिंग क्या है कि भाई एक बार आपने अगर नाम डिक्लेयर कर दिया कि इस पर ये पर्सन जो है इस शेयर्स का ओनर है, तो पूरे वर्ड को आप डिक्लेयर कर देते हो। फिर बाद में क्या होता है कि भाई जो जिस भी पर्सन का नाम उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होता है उसे ही उस पर्सन का प्रॉपरली क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन 57 के अंदर क्या होता है, पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर मीनिंग टू पर्सोनेट मीन प्रिटेंडेड टू समवन एल्स स्पेशली फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस such as casting a vote in another person's name। Personation and impersonation imply the same thing, where any person deceitfully personate as an owner of security or interest in a company or any share warrant or coupon issue in pursuant of this act, and thereby obtain or obtain any such security interest or any such share warrant or coupon or receive or attempt to receive any money due to any such owner।
अगर कोई भी पर्सन, पर्सोनेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर कोई पर्सन एक्चुअल में शेयर्स का मालिक नहीं है, अगर कोई पर्सन एक्चुअल में शेयर का मालिक नहीं है बट वो दिखाता है कि मैं इस शेयर का क्या हूँ, मालिक हूँ, मैं इस शेयर का क्या हूँ, मालिक हूँ, फ्रॉडुलेंट पर्पज से अगर वो ये दिखाता है कि भाई मैं इस शेयर्स का मालिक हूँ, वो ये दिखाता है, और वो कोई मनी रिसीव करना चाहता है या वो कोई शेयर्स, कोई सिक्योरिटी, कोई इंटरेस्ट रिसीव करना चाहता है, हाँ अगर ये पता चल गया तो वो पुनिशेबल होगा। 1 साल की उसको जेल होगी मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम जेल उसको 3 साल की भी हो सकती है, और जो फाइन उसमें मिनिमम लग सकता है वो 1 लाख का लग सकता है, और जो मैक्सिमम फाइन लग सकता है उसमें 5 लाख का लग सकता है। पर्सोनेट का मीनिंग होता है प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, प्रिटेंडिंग टू बी